सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा कमाना उतना ज़रूरी नहीं जितना उसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर सोच रखते हैं, और असली गेम यहीं से शुरू होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको पैसे के पीछे भागना नहीं सिखाती, बल्कि यह समझना सिखाती है कि पैसा आपकी ज़िंदगी में कैसे बिहेव करता है और आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हो। ये है मॉर्गन हाउसेल की दुनिया फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसा दिमाग से चलता है, कैलकुलेटर से नहीं। अगर आप पैसे को समझना चाहते हो, अपने डिसीजंस इंप्रूव करना चाहते हो और एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाना चाहते हो जहां पैसा आपको कंट्रोल न करे बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करो, तो ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि पैसे की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और आदतों का प्रतिबिंब है। सोचिए, आपके हाथ में एक कैलकुलेटर है। आप उससे जोड़ घटाना कर सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या वह कैलकुलेटर आपको यह बता सकता है कि आप बेकार चीज़ों पर पैसा क्यों उड़ाते हैं? या फिर जब पैसा कम होता है तो आप रातों को क्यों नहीं सो पाते? नहीं, क्योंकि पैसा कभी भी मैथ का खेल नहीं था। यह हमेशा से एक बिहेवियर का खेल था। हम सब जानते हैं कि हमें बचत करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमें पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वही गलती बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन कैलकुलेटर नहीं लेता, डिसीजन हमारा दिमाग लेता है। और दिमाग चलता है इमोशंस पर: डर, लालच, एक्साइटमेंट, इनसिक्योरिटी। सोचो, किसी को पैसे दिखते हैं तो वो सोचता है मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। किसी को वही पैसे दिखते हैं तो डर लगता है कहीं खत्म ना हो जाए। और किसी को पैसे दिखते ही बस एक ही सोच आती है, कुछ ऐसा खरीद लूं जो लोगों को इम्प्रेस कर दे। मतलब पैसा बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा है। हमारा बचपन, हमारा वातावरण, हमारे डर, हमारे सपने ये तय करते हैं कि हम पैसों के साथ कैसा बिहेवियर करेंगे। यह किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहती है: रिच बनने के लिए मैथ में स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बिहेवियर में स्मार्ट होना जरूरी है। क्योंकि सही बिहेवियर छोटी इनकम को भी बड़ी वेल्थ बना देता है, और गलत बिहेवियर बड़ी इनकम को भी बर्बाद कर सकता है। याद रखो, पैसा आपके दिमाग की थिंकिंग का रिफ्लेक्शन है। अगर थिंकिंग बदल गई तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ बिहेवियर ही काफी नहीं है। कभी कभी हमारी सफलता में और भी एक इनविजिबल खिलाड़ी होता है: किस्मत और जोखिम। चलिए इसे समझते हैं। कहते हैं सफल लोग मेहनत करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सफलता की कहानी सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं बनती। उसमें एक अदृश्य किरदार हमेशा मौजूद रहता है: लक, किस्मत। और इसी कहानी का दूसरा चेहरा है रिस्क, वो खतरा जो हम देखते नहीं लेकिन वो हर कदम पर हमारे साथ चलता है। मॉर्गन हाउसेल एक पावरफुल कहानी बताते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स जीनियस थे, मेहनती थे, विजनरी थे। पर क्या बस इतनी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एम्पायर बना पाए? नहीं, उन्हें किस्मत ने भी सही जगह सही समय पर खड़ा किया। बिल गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, पूरे अमेरिका में उन दिनों ऐसा केवल एक स्कूल था जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर तक एक्सेस मिलता था। सोचिए, एक ऐसा दौर जब कंप्यूटर सिर्फ बड़े रिसर्च लैब्स में होता था, वहीं एक बच्चे को रोज उसकी प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा था। क्या ये मेहनत थी? हाँ। क्या ये प्रिविलेज था? हाँ। क्या ये किस्मत थी? पूरी तरह से। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बिल गेट्स के साथ दो और दोस्त सेम कंप्यूटर क्लब में थे। उनमें से एक था केंट इवंस। केंट उतना ही टैलेंटेड था, उतना ही हार्डवर्किंग, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। सेम स्कूल, सेम रिसोर्सेज, सेम पैशन, फिर भी एक बिकेम बिलियनर और एक अपनी कहानी अधूरी छोड़ गया। क्यों? क्योंकि यही है लक वर्स रिस्क का खेल। कभी कभी हम जीतते हैं अपनी स्किल से, और कभी हारते हैं ऐसे रिस्क से जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इसलिए इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि
किसी की सफलता को देखकर उसे 100% क्रेडिट मत दे दो और किसी की फेलियर को देखकर उसे 100% ब्लेम मत दो। हम सब अपने हिस्से की किस्मत और अपने हिस्से के रिस्क के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए अगर आप सफल हुए तो ग्रेटफुल रहो, अगर असफल हुए तो खुद को कोसना मत, क्योंकि हम सब लक और रिस्क के बीच एक इनविजिबल बैलेंस पर चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ा और पैसा हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन सच में कितने लोगों के लिए काफी होता है? आइए इस पर नजर डालते हैं। सोचिए, आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, थोड़ा बचाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप सोचते हो, बस अब मैं खुश रह सकता हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास जो है वो कभी इनफ नहीं लगता। आपने नोटिस किया होगा, एक आदमी जब 20,000 कमाता है तो सोचता है, यार 40,000 हो जाए तो मजा आ जाए। जब 40,000 हो जाता है वो कहता है, 1 लाख कमा लूं तो लाइफ सेट। और जब 1 लाख आ जाता है तो 2 लाख हो जाएं, फिर मजे ही मजे। ये दौड़, ये रेस कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम खुद के लिए नहीं, कंपैरिजन के लिए जीते हैं। आपका पड़ोसी नई बाइक ले आए, आपके अंदर बेचैनी शुरू। आपका दोस्त नया फोन ले आए, आपका फोन अचानक बेकार लगने लगता है। इंस्टाग्राम पर किसी की फॉरेन ट्रिप दिख जाए, आपको लगता है जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है। हम कंपेयर करते करते ये भूल जाते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, और जहां कंपैरिजन है वहां ग्रीड भी है। ग्रीड कहती है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन इस दौड़ में सबसे पहले क्या मरता है? शांति, खुशी। और धीरे धीरे आप खुद से भी दूर होते जाते हो। मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल बात कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। यानी लाइफ में इनफ डिफाइन कर पाना ही असली स्किल है। इनफ मतलब इतनी इनकम कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, इतना पैसा कि आप रात को चैन की नींद सो सको, इतनी फ्रीडम कि आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी सको। इनफ का मतलब यह नहीं कि आप सपने छोड़ दें। इनफ का मतलब है आप अपनी खुशी की सीमा खुद तय करें, दूसरों के आधार पर नहीं। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि बस ये इनफ है, तो अचानक जिंदगी आसान लगने लगती है। ईर्ष्या कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, और आप पहली बार महसूस करते हो सच्ची आजादी। याद रखो, किसी भी दौड़ में सबसे तेज वो नहीं जीतता, बल्कि वो जीतता है जिसे पता होता है कि उसे कहाँ रुकना है। पैसे के पीछे दौड़ते हुए अक्सर हम भूल जाते हैं कि असली दौड़ हमारी अपनी आजादी के लिए होती है। चलिए बात करते हैं कि असली वेल्थ क्या है। कभी सोचा है, हम पैसा आखिर किस लिए कमाते हैं? महंगे कपड़े खरीदने के लिए, बड़ी कार के लिए, या फिर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए? नहीं, इन सब चीजों से बड़ी एक चीज होती है, फ्रीडम। खुद की जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टूडे। सोचिए, अगर आपकी जेब में इतना पैसा हो कि आपको किसी बॉस की डांट न सुननी पड़े, किसी को टाइम एक्सप्लेन न करना पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, तो वो फीलिंग क्या होगी? एक शब्द में, लग्जरी। और ये लग्जरी महंगे घरों, आईफोन या फॉरेन ट्रिप्स से नहीं मिलती। ये लग्जरी सिर्फ एक चीज से मिलती है, टाइम। क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा एसेट पैसा नहीं है, समय है। आप आज जो भी कमाते हो वो समय देकर कमाते हो। कई लोग अपनी जिंदगी का 8-10 घंटे रोज किसी और के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। लेकिन सोचो, अगर एक दिन ऐसा आए कि आप कह सकें, आज मैं काम नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, तो यही असली रिचनेस है। फ्रीडम मतलब जब चाहो तब काम करो, जब चाहो तब आराम करो, अपने पेरेंट्स, पार्टनर, बच्चों को समय दे पाओ, अपने हेल्थ, हॉबीज और ड्रीम्स के लिए जगह हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके डिसीजंस पर किसी और का कंट्रोल ना हो। कितने लोग हैं जो महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते करते थक जाते हैं? सपने हैं पर टाइम नहीं, खुशियां हैं पर ब्रीदिंग स्पेस नहीं। इतना पैसा कमाना कि आप टाइम खरीद सको, यही असली वेल्थ है। क्योंकि जब आपकी जिंदगी आपकी मर्जी से चलने लगती है, जब आप अपनी सुबह उसी काम से शुरू करते हो जिसे आप प्यार करते हो, जब आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फीलिंग, वो पीस किसी भी लग्जरी से कहीं ऊपर होती है। हम पैसा इसीलिए कमाते हैं कि एक दिन हम आजाद हो सकें, ना कि पैसा ही हमें अपनी कैद में रख ले। याद रखो, रईस
वो नहीं जिसका बैंक बैलेंस बड़ा है। रईस वो है जिसका समय उसके अपने कंट्रोल में है। अब जब हम समझ गए कि पैसा हमें आज़ादी दे सकता है, तो आइए देखें कि छोटे छोटे कदम समय के साथ कैसे बड़े चमत्कार कर सकते हैं। कभी आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है? पहले दिन एक पत्ती, दूसरे दिन शायद कुछ नहीं, एक हफ्ते बाद बस थोड़ा सा बढ़ा हुआ। लेकिन अगर आप उसे पानी देते रहें, धूप देते रहें, तो महीनों बाद वही छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और दिलचस्प बात यह है, शुरुआत में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन अंत में रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाते हो। यही जादू है कंपाउंडिंग का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट इंट्यूटिव, इट्स इनविजिबल एट फर्स्ट बट अनबीटेबल इन द लॉन्ग रन। मतलब कंपाउंडिंग शुरुआत में बोरिंग लगता है, स्लो लगता है, लेकिन टाइम के साथ जीवन बदल देने वाली ताकत बन जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करो, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। सिर्फ 1%। इतना छोटा इंप्रूवमेंट, लेकिन रिपीटेड, कंसिस्टेंट, यही कंपाउंडिंग है। अब इसे पैसे पर समझते हैं। मान लो आपने कुछ हजार रुपये इन्वेस्ट कर दिए। पहले 1-2 साल में कोई खास फर्क नहीं दिखता। आप सोचते हो, यार क्या फायदा, इतना स्लो। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आपका पैसा लाइन नहीं, माउंटेन बन जाता है। लोग वॉरेन बफेट की वेल्थ देखकर कहते हैं, वाह क्या जीनियस है। लेकिन सच ये है, उनकी सबसे बड़ी जीनियस इन्वेस्टिंग नहीं थी, बल्कि 80 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते रहना था। यानी कंपाउंडिंग को टाइम देना। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होता, लाइफ में भी होता है। रोज 20 मिनट पढ़ना, साल भर में 15-20 किताबें। रोज थोड़ा वर्कआउट, साल भर में मजबूत बॉडी। हर दिन एक स्किल का छोटा स्टेप, कुछ महीनों में एक्सपर्ट लेवल। रोज थोड़ा अच्छा बिहेवियर, मजबूत रिलेशनशिप्स। छोटे छोटे कदम, बार बार, दिन दर दिन, साल दर साल, मिलकर एक दिन चमत्कार बन जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आज मेहनत, आज नतीजा। लेकिन कंपाउंडिंग कहता है, धैर्य रखो। मैं धीरे धीरे काम करता हूं, लेकिन जब काम करता हूं तो दुनिया बदल देता हूं। याद रखो, छोटे डिसीजंस लगातार ले गए, लंबे समय में सबसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं। कंपाउंडिंग कड़ी मेहनत नहीं मांगता, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस मांगता है। आज एक छोटा कदम उठाओ और टाइम को अपना काम करने दो। कल तुम खुद अपनी ग्रोथ देखकर चौंक जाओगे। एक और चीज जो हमें सीखनी चाहिए, वह यह है कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। इसलिए किसी और की स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली कॉपी करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी हम किसी को देखते हैं और सोचते हैं, इसने इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा लिया। या फिर अपने आप से शिकायत करते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास उतना क्यों नहीं है। लेकिन हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है दूसरों के पैसे के डिसीजंस को अपनी जिंदगी से कंपेयर करना। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, हर इंसान की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है। हर किसी का बचपन अलग, फैमिली बैकग्राउंड अलग, स्ट्रगल्स अलग, फियर्स अलग और अपॉर्चुनिटीज भी अलग। कोई ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां कभी पैसों की चिंता नहीं थी, तो वो रिस्क लेने में कंफर्टेबल है। कोई ऐसे घर में पला जहां हर महीने किराया जुटाना मुश्किल था, तो वो चाहे कितना भी कमा ले, उसके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है। कोई स्टॉक मार्केट में पैसा इसीलिए लगाता है क्योंकि उसके पिता ने इन्वेस्ट किया था। कोई वही मार्केट से डरता है क्योंकि उसने घर में किसी को पैसे खोते देखा है। मतलब हम सब एक ही किताब नहीं पढ़ रहे, हम सब की चैप्टर्स अलग हैं। इसलिए दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को कॉपी करना ऐसा है जैसे किसी और की शूज पहनकर मैराथन दौड़ना। शायद दिखने में ठीक लगे, लेकिन अंदर से आपको चोट ही लगेगी। किसी के लिए 10,000 रुपये बचाना बड़ी बात है, किसी के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करना नॉर्मल है, किसी के लिए घर खरीदना ड्रीम है, किसी के लिए वो लायबिलिटी है, किसी के लिए बिजनेस करना फ्रीडम है, किसी के लिए जॉब ही सिक्योरिटी है। और यही डाइवर्सिटी खूबसूरत है, क्योंकि पैसे को लेकर हमारा बिहेवियर उन एक्सपीरियंसेस से बनता है जो सिर्फ हमने जिए हैं, दूसरों ने नहीं। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए वो कितना कमा रहा है, असल सवाल ये होना चाहिए, मेरे लिए सही क्या है, मेरी सिचुएशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरी प्रायोरिटीज क्या मांगती हैं। जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कंपेयर करना छोड़ देते हो, तो सडनली एक बड़ी क्लैरिटी आती है। आप समझते हो कि आप कौन हैं
और आपके लिए क्या सही है। याद रखो, दूसरों की कहानी उनके चॉइसेस बनाती है, आपकी कहानी आपके चॉइसेस बनाएगी। इसलिए अपने पैसे के डिसीजंस किसी और की जिंदगी देखकर मत लो। अपनी स्टोरी के हिसाब से जियो, अपनी पेस पर जियो और अपने गोल्स के लिए जियो, क्योंकि अंत में आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ आपकी है और किसी दूसरी कॉपी से नहीं, आपकी ओरिजिनलिटी से ही आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब जब हम पैसे की साइकोलॉजी, हमारी आदतों, हमारी चॉइसेस और हमारे रिस्क्स को समझ चुके हैं, आइए इसे समराइज करें और देखें कि ये हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने पैसे की साइकोलॉजी को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि महसूस किया। आपने जाना कि पैसा सिर्फ इनकम, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स का खेल नहीं है। ये हमारे बिहेवियर, हमारे डिसीजंस और हमारी सोच का प्रतिबिंब है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए फॉर्मूलाज चाहिए, कैलकुलेशंस चाहिए या कोई सीक्रेट ट्रिक चाहिए, लेकिन सच ये है, अमीर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए समझ। और समझ आती है जब हम अपने डर, अपनी आदतों और अपने बिलीफ्स को ठीक से पहचानते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह एहसास दिलाती है कि पैसा दूसरों से कंपेयर करने का जरिया नहीं। पैसा कभी कभी किस्मत का खेल भी होता है। कभी कभी कितना है नहीं, कितना इनफ है, ये ज्यादा मायने रखता है। और सबसे जरूरी, पैसा हमें आज़ादी देनी चाहिए, कैद नहीं। अगर ये बातें आपकी सोच को थोड़ा भी बदल पाएं, तो यकीन मानिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। तो याद रखिए, पैसा आपकी जेब में आता है मेहनत से, लेकिन टिकता है समझ से। और ये समझ यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सीख, एक नई सोच और एक नई कहानी।